नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। प्यारे साथियों, विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। साथियों, एक बार फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि हम आज से आपके रीट 2025 में जो संस्कृत भाषा है उसको लेकर के उसको लेकर के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। और जो पाठ्यक्रम है उसकी आज हम इस कक्षा में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। क्या हमारी हमारी रणनीति रहेगी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ये जो आपको कोर्स दिया जाएगा यूट्यूब पर, पूरा कोर्स करवाया जाएगा और ये आपका निःशुल्क रहेगा, है ना? इसका कोई शुल्क नहीं रहेगा, आपसे कोई अलग से पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की हम इस कक्षा में और चर्चा करते हैं कि हम इस संस्कृत के जो 30 नंबर का आपका पाठ्यक्रम है, उसको कैसे हम 30 में से 30 लाने की योजना बना सकते हैं, कैसे हम 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आप देख पाएँगे, हम बात कर रहे हैं रीट में जो आपके संस्कृत भाषा है, ठीक है? आपको पता है संस्कृत भाषा आप आप चाहे लेवल 1 के विद्यार्थी हैं या फिर लेवल 2 के विद्यार्थी हैं, ठीक है? आपको 2 भाषाओं का चयन करना होता है। उसमें आप प्रायः एक तो हिंदी भाषा रखते हैं और कुछ विद्यार्थी अलग-अलग भाषाओं को भी लेते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों के पास द्वितीय भाषा के रूप में या प्रथम जो भाषा है उसके रूप में आपके पास संस्कृत भाषा होती है और वो पूरी 30 नंबर की होती है, ठीक है? संस्कृत भाषा कितने नंबर की है आपके? तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा हमारे 30 नंबर की है, 30 नंबर की है, ठीक है? इस 30 नंबर में किस तरह का पाठ्यक्रम रहने वाला है उसकी हम थोड़ी-सी बात करें। देखिएगा 2 प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? एक तो हो गया आपका व्याकरण वाला भाग, व्याकरण, और दूसरा हो गया शिक्षण विधि, ठीक है? शिक्षण विधि, शिक्षण का पाठ। अब जो 30 नंबर हैं आपके, उसमें 15 से 18 जो प्रश्न होते हैं, वो आपके होते हैं व्याकरण वाले भाग से। और 10 से 12, क्योंकि अभी तक जितने आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनमें एवरेज अगर हम बात करें तो 10 से 12 जो प्रश्न हैं, वो आपके शिक्षण विधियों के से संबंधित प्रश्न होते हैं। और 15 से 18 जो प्रश्न होते हैं, वो आपके व्याकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें आपके पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश और पद्यांश का समावेश होता है। कुछ प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं और कुछ व्याकरण के अलग से जो अंश दिए हुए हैं, उनमें से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है? तो अभी इसकी हम जो रणनीति बनाने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं, उसकी चर्चा करते हैं। देखिएगा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो संस्कृत भाषा जब हम प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पहले हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछने हैं। 3 प्रश्न पूछने हैं। पहला है, क्या पढ़ना है? ठीक है? क्या पढ़ना है हमें? क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? और कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ना है? अगर आप ये अपने आप से 3 क्वेश्चन करते हैं, तो आपको उत्तर उसका स्वयं ही मिल जाएगा। क्या पढ़ना है, ये तो हमें बताएगा पाठ्यक्रम। क्या बताएगा भई? पाठ्यक्रम जो है हमारा, वो बताएगा कि हमको क्या पढ़ना है। यानी अगर हमको सफल होना है, तो वो क्या पढ़ना है, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन? पाठ्यक्रम, ठीक है? क्यों पढ़ना है? तो क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि हमें सरकारी जो शिक्षक है, वो लगना है। तो इसीलिए हमारे को क्यों पढ़ना है ये क्लियर है। और कैसे पढ़ना है, ये हमारी जो शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण टीचिंग मेथड्स जो हैं, वो बताएँगे। और हमारे प्रश्न पत्र है ना, जो प्रीवियस ईयर के जो है ना, प्रश्न पत्रों की बात करें, है ना? प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं, उनसे हमको एक मार्गदर्शन मिलेगा कि कैसे पढ़ना है और हम अपने जो तैयारी है उसको सुदृढ़ कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी हम चर्चा यहाँ पे
करने वाले हैं। तो देखिएगा इस बार कुछ पाठ्यक्रम में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। कुछ पाठ्यक्रम में क्या हुआ है, बदलाव हुआ है। कुछ अंश इसमें जोड़े गए हैं, कुछ अंश इसमें जोड़े गए हैं, कुछ अंश इसमें बदले गए हैं। तो सबसे पहले अगर हमें तैयारी क्योंकि हमको यहाँ पर विद्वान नहीं बनना है ना? अभी हम में से जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं उन्होंने कक्षा 10 तक क्या पढ़ी होगी, संस्कृत पढ़ी होगी। अधिकांश विद्यार्थियों ने कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत को लेकर के बहुत परेशानी उठा रहे हैं कि भई हम कैसे पढ़ें, क्या करें? तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, हम यहाँ पर बिल्कुल शून्य से शिखर तक की चर्चा करेंगे और आपके 30 में से 30 नंबर कैसे आएँगे उसकी पूर्ण रूप से हम रणनीति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो बढ़ते हैं देखिएगा हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए रीट की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे लेवल 2 और भाषा फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? लेवल 2 और भाषा स ये पाठ्यक्रम कॉमन है, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ लेवल 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लेवल 1 के लिए नहीं है ना? लेवल 1 के लिए भी ये पाठ्यक्रम है, थोड़ा-सा बदलाव है, उसको अगर हम देख लेते हैं। देखिएगा, अभी तक क्या किया जा रहा था, जो लैंग्वेज फर्स्ट थी आपकी, उसमें दोनों ही गद्यांश पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार से क्या किया इन्होंने, आपके एक गद्यांश और एक पद्यांश आपसे पूछा जाएगा, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं, चाहे लैंग्वेज आप सेकंड ले रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो है वो कुछ बिंदु हैं वो एक्स्ट्रा हैं, है ना? ज़्यादा है वैसे ज़्यादा लिखने मात्र से ज़्यादा है, बाकी अनुवाद की प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एकम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधितः प्रश्नाः यानी कौन-कौन से प्रश्न यानी आपको एक तो शब्द रूप पढ़ने हैं, धातु रूप पढ़ना है, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण और लैंग्वेज ये सेकंड में है ना? और ये जो आपको हाइलाइट करके दिया हुआ है, ये लैंग्वेज फर्स्ट में है, विलोम शब्द आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, कर्तरी और क्रियापद चयन, है ना? कोई भी वाक्य दे दिया उसमें से कहेंगे कि इस प्रस्तुत वाक्य में कर्तरी पदम की मस्ती, क्रियापदम की मस्ती और वचन की बात यहाँ पर। तो अगर आप अनुवाद वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पे कर्तरी, क्रिया और वचन आपको वहाँ पे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपका अलग से कुछ जोड़ा गया है। ये आपके जो हाइलाइट किया हुआ है ये L1 लैंग्वेज 1 की हम बात कर रहे हैं। और लिंग अव्ययेषु प्रश्नाः यानी लिंग कितने होते हैं संस्कृत में अव्यय क के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अधिकांश जो प्रश्न आपका एक समास से संबंधित प्रश्न आता ही आता है, एक लकार से संबंधित आता है, एक विशेषण विशेष्य से संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, एक संधि से संबंधित संधि और प्रत्यय की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे किन-किन की प्राथमिकता होगी, किस प्रकार से हम इनको पढ़ें। संधि भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे को परीक्षा के लिए कौन-कौन सी महत्वपूर्ण है, प्रत्यय भी बहुत सारे हैं संस्कृत में, ठीक है? तो हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, जितना आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है, आप उतना भी पढ़ेंगे ना तो आपके को कोई भी नहीं रोक सकता है सफल होने से, ठीक है? हम उतना ही चर्चा करेंगे यहाँ पे जितना आपके पाठ्यक्रम से उपयोगी हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे कवर नहीं हो रहा है तो आप जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, पिछले पेपर हुए हैं, उनसे आप उनके प्रश्नों को हल करके देख लीजिएगा, सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है ना? ये हो गया आपका अपठित गद्यांश, उसके अलावा क्या है आपका उसके अलावा की अगर हम बात करूँ, तो क्या कह रहे हैं कि राजस्थान इतिहासं कला संस्कृतिं चाधारीकृत्य एकः अपठित पद्यांश व श्लोकः यानी ये राजस्थान कला संस्कृति को ध्यान में रखते हुए। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों किया गया है? तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो पूरे भारत से यहाँ पर विद्यार्थी क्या करेंगे, परीक्षा में शामिल होंगे। ठीक है? तो ये राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को लेकर के ही यहाँ पे महत्वपूर्ण अवधान दिया गया है कि यहाँ पर जो भी बाहर का विद्यार्थी आ रहा है, यानी राजस्थान के अलावा अगर कोई दूसरे राज्य का विद्यार्थी है, तो वो भी राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में थोड़ा-सा उसकी समझ बने। क्योंकि नौकरी कहाँ करनी है भई? नौकरी आपको यहीं राजस्थान में ही करनी होगी। उपर्युक्तम एकम अपठितम पद्यांशं व श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिनः प्रश्नाः कौन-कौन से वही प्रश्न है जो आपके कुछ यहाँ पे अलग है। देखो संधि है, आपके गद्यांश में भी है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, छंद और अलंकार। यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको अलग से?
छंद और अलंकार, चाहे आप भाषा आप फर्स्ट लें या फिर भाषा द्वितीय के रूप में आप इसको चुनेंगे, तो अब आपको पद्यांश आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। पहले भाषा फर्स्ट में आपको लैंग्वेज जो फर्स्ट थी, उसमें आपको पद्यांश नहीं पढ़ना होता था, इसलिए आपको छंद और अलंकार भी नहीं पढ़ने थे। अभी जिन्होंने जो फर्स्ट लैंग्वेज ले रहे हैं, उनके लिए एक चीज़ और हो गई है कि भई छंद अलंकार उनको पढ़ने ही होंगे। साथ में हम बात करें यहाँ पे विशेष्य की, विशेषण की, ठीक है? विशेषण की, विलोम शब्द, क्रियापद चयन, वचन, लकार, अव्यय, ये जो हाइलाइट किया गया है, ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट में आपको अलग से देखना है। तो वही बात है, आपको जब अनुवाद करते हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक उसमें क्या होते हैं, समाहित होते हैं। लिंग संबंधिनः प्रश्नाः, यानी लिंग से संबंधित आपको संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है, वो आपको थोड़ा-सा समझने की बात है। ठीक है? तो सर लिंग तो सामान्य हो गया क्योंकि आपने 10वीं तक ही पढ़ा है ना संस्कृत। अधिकांश विद्यार्थी जो संस्कृत भाषा जिन्होंने आगे लेकर के संस्कृत भाषा से तैयारी कर रहे हैं, उनको छोड़ कर के अगर हम बात करें तो रीट में प्रायः कक्षा 10वीं तक ही विद्यार्थी क्या करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखिएगा, वो तो हो गए आपके गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न। उसके अलावा व्याकरणात्मक प्रश्न क्या होंगे? तो यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे आपके माहेश्वर सूत्र हों, चाहे स्वर व्यंजन उच्चारण स्थान हो, संख्या ज्ञान हो, समय ज्ञान हो, वाच्य परिवर्तन हो, संस्कृत अनुवाद हो, अशुद्धि संशोधन और संस्कृत सुक्तयः, ये जो हैं आपके यहाँ से एक-एक प्रश्न आपके पूछा ही जाने वाला है। ठीक है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे कि 5-5 प्रश्न आपके गद्यांश और पद्यांश से हो जाते हैं और एक-एक प्रश्नों की अगर हम यहाँ बात करें, तो ये लगभग 8 आपके टॉपिक हैं यहाँ पे, ठीक है ना? 8 टॉपिक हैं तो लगभग 8 हर हर टॉपिक से आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाने वाला है। 101% होता है कि माहेश्वर सूत्रों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे ही जाने वाले हैं। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उच्चारण स्थान कौन-कौन से होते हैं, यानी स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, इनके बारे में आपको समझना है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना? हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरलतम विधि से हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आपको ये अनुभव ना होगा कि हमने कक्षा कभी 10वीं इनको पढ़ा था, है ना? अब दोबारा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, संख्या ज्ञान है कि संस्कृत में संख्याओं के बारे में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती ही प्रायः पूछी जा रही है। ठीक है, समय ज्ञान की बात करेंगे, है ना? संस्कृत में समय जो हम हिंदी में बोल रहे हैं, सवा 1 हो गया है ना? सवा 4 हो गए, साढ़े 4 हो गए, है ना? पौने 5 हो गया, तो ये इनको संस्कृत में क्या कहेंगे? 5 बजकर 5 मिनट हो गए, तो उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? बिल्कुल सरलतम विधि से हम बात करेंगे यहाँ पे। हाँ, वाच्य परिवर्तन है थोड़ा-सा, है ना? वाच्य परिवर्तन और ये भी कौन से लकार में आपको पढ़ना है वाच्य परिवर्तन? लट लकार में। वाच्य परिवर्तन कौन से लकार में है? केवल लट लकार में आपको वाच्य परिवर्तन यहाँ पे देखना होगा। साथ में ही होगा आपका संस्कृत अनुवाद, हिंदी का वाक्य दिया होगा और उसको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना है। अब ये आपको कैसे हो पाएगा? क्योंकि आपको पाँचों लकारों के बारे में देखिए लकार परिवर्तन है, लकार परिवर्तन इसमें देखिएगा ये लैंग्वेज फर्स्ट में है ना? आप अगर प्रथम भाषा के रूप में चुनते हो तो वहाँ पे लकार परिवर्तन करवाया जाएगा। लेकिन उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ना? उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अशुद्धि संशोधन में भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे इन टॉपिक को, है ना? अलग से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? तो लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग लकार जो है, इन पाँचों लकारों को आपको सामान्य रूप से देखना पड़ेगा और इनमें से भी कौन-कौन सी धातुएँ आपके एक उपयोगी हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जैसे पठती धातु है, पठ धातु है, तो पठती का रूप याद हुआ तो उसके समान ही कौन-कौन से रूप चलते हैं, जैसे लिख हो गया, वध हो गया, गम हो गया, है ना? इन सब के रूप कैसे चलने वाले हैं, वैसे ही चलने वाले हैं, जैसे पठ के यहाँ पे रूप चल रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है। साथ में संस्कृत सूक्तया, कोई भी सूक्ति दे देगा और उसमें से कोई एक पद लोप करके आपको ऑप्शन में देगा कि है ना? या जैसे आपसे पूछा गया था हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, है ना? ये सूक्ति कहाँ से है? ऐसे भी दे करके पूछा जा सकता है, ठीक है? या कोई पद उसका लोप करके दे सकता है या उस सूक्ति का क्रम बदल करके दे सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे-कैसे सूक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। अशुद्धि संशोधन में आप हो सकता है आपसे लकार से संबंधित अशुद्धि पूछ ले, आपसे विशेषण विशेष्य से संबंधित अशुद्धि पूछ ले, आपसे कर्ता क्रिया से संबंधित अशुद्धि पूछ ले, तो उनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, चर्चा
करने वाले हैं और अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं तो वहाँ पे प्रश्न निर्माण का भी आपसे क्वेश्चन दिया होगा, आंसर दिया होता है और उससे आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो ये सारे ही टॉपिक आपके क्या हैं, महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे स्वर, व्यंजन और है ना, भाषा के ज्ञान से, है ना, व्याकरण के त्रिमुनि कौन-कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे इन शब्दों को, इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए बिल्कुल आपको प्रारंभिक स्तर से क्या होना होगा, परिचित होना होगा, जो हम आगामी कक्षा में क्या करेंगे उसकी चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा आगे भी करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जो हमने बात की थी 10 से 12 प्रश्न, कितने? 10 से 12 प्रश्न। ये ज़्यादा कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एवरेज इसलिए बताया क्योंकि अभी जितने भी पेपर हुए हैं आपके, उनमें एवरेज इतना ही क्या किया गया है, प्रश्नों के बारे में पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसमें कौन-कौन से हैं? तो संस्कृत भाषा शिक्षण विधयः, संस्कृत भाषा की कौन-कौन सी शिक्षण विधियाँ होती हैं ना, गद्य शिक्षण की कौन-सी विधियाँ होती है, पद्य शिक्षण की कौन-सी है, नाटक शिक्षण की कौन-सी विधियाँ हैं, ठीक है? संस्कृत भाषा के शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है? शिक्षण के सिद्धांत जैसे आपके रुचि का सिद्धांत हो गया, स्वाभाविक भिन्नता का सिद्धांत हो गया, है ना? अनुपात क्रम का सिद्धांत हो गया कि एक कक्षा कक्ष में कैसा वातावरण शिक्षक के द्वारा निर्मित किया जाए कि हर किसी प्रकार के जो बालक हैं, चाहे आपके कुशाग्र हों, है ना? या मंद एवरेज बच्चे हों, है ना? तो इन सबको लेकर के अगर हम बात करें तो अ, उसको कैसे आप पढ़ाएँगे, वो उनमें कैसे, है ना, समरूपता लेकर के आने का प्रयास करेंगे, तो वो शिक्षण सिद्धांत जो होते हैं, शिक्षण अभिरुचि प्रश्न, है ना? शिक्षण से अभिरुचि प्रश्न, तो ये शिक्षण संबंधित आपके प्रश्न हो गए। संस्कृत भाषा कौशलस्य विकास है, एक प्रश्न यहाँ से 101% आने वाला है ना? इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इनका ये पूछ लिया जाता है पहला कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, तीसरा कौन-सा है, चौथा कौन-सा है। दूसरा ये शिक्षण विधियों वाला जो टॉपिक है आपका, आपकी शिक्षण विधियाँ हिंदी में भी हैं, आपके शिक्षण विधियाँ संस्कृत में भी है ना? तो आपको भ्रमित नहीं हो रहा, एसएसटी में भी कुछ आपके शिक्षण विधियों के बारे में वहाँ पर भी चर्चा की जाती है। तो भाषा के कौशल 4 ही होंगे, श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, इनमें कोई बदलने वाला नहीं है ना? तो आपको हिंदी और संस्कृत जब आप लेते हैं, तो ये आपको बेनिफिट हो जाता है कि कुछ चीज़ें हिंदी की संस्कृत में काम आती हैं और संस्कृत की कुछ चीज़ें आपके हिंदी में काम आती हैं, ठीक है ना? तो भाषा के कौशलों के बारे में बात करेंगे। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षण के अधिगम साधन कौन-कौन से हैं? संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के साधन कौन-कौन से हैं? इनके बारे में भी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है? आगे देखिएगा, आगे कह रहे हैं यहाँ पे और क्या-क्या है आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि, है ना? पाठ्य पुस्तकों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिनी प्रश्नः, हाँ, यानी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन कैसे किया जाए, है ना? मूल्यांकन के भेद कितने होते हैं ना? सतत मूल्यांकन क्या है ना? इत्यादि के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। मौखिक लिखित प्रश्नों के प्रकार कौन-कौन से हैं? आपकी परीक्षाएँ कितने प्रकार की होती हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, है ना? जैसे पूछा गया कि सबसे, है ना, पारदर्शी परीक्षा कौन-सी होती है ना? निबंधात्मक प्रश्नों की शब्द सीमा कितनी होती है? और आपके जैसे अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं, उनकी शब्द सीमा कितनी होती है ना? तो ये आपके मौखिक और लिखित प्रश्नों के प्रकार पूछा जा सकता है। सतत मूल्यांकन, है ना? सतत मूल्यांकन के विषय में आपका उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण, ठीक है? अगर बालक की कोई कमी है, बालक में कोई आपको दोष दिखाई दे रहा है या वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप कैसे एक शिक्षक होने के नाते किस प्रकार से आप उसके साथ में सामंजस्य बैठाएँगे कि उसका विषय के प्रति आप उसकी रुचि उत्पन्न कर सकें और जिस समस्या से वो जूझ रहा है, ठीक है? उस समस्या का आप क्या कर सकें, निराकरण कर सकें। आगे कह रहे हैं यहाँ पे संस्कृत भाषायां राजस्थानस्य संस्कृत साहित्यकाराणां योगदानः संबंधिनः प्रश्न। ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट में, अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट ले रहे हैं तो आपको वहाँ पे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि राजस्थान संस्कृत साहित्य के जो साहित्यकार हैं उनका योगदान क्या है ना? कि उनका योगदान क्या है, यानी किसमें, संस्कृत भाषा में। तो इन सब के बारे में यहाँ पर, है ना, जैसे महाकवि माघ हो गए, है ना? माघ के बारे में पूछ लिया जाए और भी राजस्थान के जितने भी है ना, उनके रचनाओं के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये इसी बार इन्होंने क्या किया है, ऐड किया है और सारा अब की बार ये कह रहे हैं कि आपके जो एनईपी 2020 है, उसको आधारभूत बना करके ही आपके प्रश्न पत्र रहने वाले हैं और आपका जो पाठ्यक्रम है ना? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, अगर हम कहें कक्षा आप तो ये कह के चलिएगा संस्कृत में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक। वैसे इन्होंने कक्षा 10वीं तक का ही रखा है।
ठीक है? कक्षा 10वीं तक का ही रखा है 6 से लेकर के 10 तक, क्योंकि आप जो बनने वाले हैं टीचर, वो 8वीं तक का ही बन मतलब इनका जो लेवल होगा कक्षा 10 तक होगा। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि जैसे जो पद्यांश की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो 11वीं 12वीं कक्षा के भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, कोई भी अपठित पद्यांश वहाँ से ले सकते हैं। तो हम अगर सामान्य रूप से वहाँ पे उन पुस्तकों को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना? वहाँ से हमको एक समझ वहाँ से बनेगी, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, ये लगभग 30 जो आपने देखा है 17-18 प्रश्न आपके व्याकरण के और 12-13 जो प्रश्न आपके शिक्षण विधियों से पूछे जाने वाले हैं, तो टोटल आपका जो मैटर है वो कितने नंबर का है? 30 नंबर का है। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। अब हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है क्योंकि 27 फरवरी, है ना? 27 फरवरी अब दूर नहीं है। 27 फरवरी गुरुवार और आज हमने जो कक्षाएँ प्रारंभ की है वो भी गुरुवार का ही दिन है। तो कहने का मतलब अब हमारे पास अब 60 दिन है। कितने दिन हैं? लगभग 60 दिन। मैं आपको विश्वास कर दिला रहा हूँ कि मैं 30 घंटे में, है ना, लगभग 30 घंटे में आपका पूरा कोर्स, आपको थ्योरी, है ना, पूरी थ्योरी समझाऊँगा। कोई आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सारा आपको यूट्यूब पर हम आप यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि उससे संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। हर टॉपिक के बाद में हम उनसे डिस्कस करेंगे। साथ में आपसे कुछ मॉडल पेपर भी हम आपसे सॉल्व करवाएँगे, ठीक है? तो इनके बारे में मैं पूरी रणनीति के साथ में, है ना, थोड़ा समय तो हुआ कक्षा लेट स्टार्ट करने का, ठीक है? लेकिन पूरी रणनीति के साथ में हम आपसे जुड़ रहे हैं। कोशिश करें आप इसको क्योंकि हम यहाँ पर जितना आपकी परीक्षा में काम आएगा, उतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? ज़्यादा हाँ, संस्कृत के कोई विद्यार्थी हैं तो उनके लिए हम जब आप पात्रता परीक्षा पास करके और विषय की तैयारी करेंगे, तो हम वहाँ पे उसकी भी तैयारी करवाएँगे, ठीक है? तो आप के लिए ये हम ये कहें कि बिल्कुल प्रारंभ से है इसको याद पढ़ने का हम कोशिश करेंगे क्योंकि 27 फरवरी अब हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। आप संस्कृत के विषय को लेकर के आप निश्चिंत हो सकते हैं, ठीक है ना? प्रतिदिन अगर हम आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर आप दे रहे हो संस्कृत को तो ईज़ी वे में आप कम से कम भी नहीं, मैं तो 30 की बात कर रहा हूँ लेकिन 27 प्लस तो आप लेकर आएँगे, ठीक है ना? 27 प्लस तो आपके मार्क्स आने ही आने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा करता हूँ आपने फॉर्म भर दिया होगा और अगर नहीं भरे हैं तो आप जल्दी से क्या कर लीजिएगा, अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा जिससे एक ये तो दिमाग में हो जाए कि हाँ, फॉर्म भर दिया है बस अब मेरे को तैयारी ही करनी है, ठीक है? हाँ, तो कुछ तो आप किताबों को पढ़िएगा, कक्षा 6 से लेकर के आपके 10वीं तक की जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको थोड़ा-सा देखिएगा और बाकी हम चर्चा यहाँ पे करने ही वाले हैं। आशा करता हूँ, ये जो पाठ्यक्रम वाली जो बात है, ये आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है? समझ में आ गई होगी और उसी को लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा, कुछ आगे जो है हम भाषा का परिचय पढ़ने वाले हैं, भाषा परिचय। भाषा का परिचय देखेंगे, संस्कृत भाषा का विकास, उद्भव की बात करें क्योंकि अब पूछा गया हुआ है, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है ना? संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक ही प्रश्न आया हुआ है, संश्लेषणात्मक भाषा है, ठीक है? संस्कृत भाषा कौन से वर्ग की भाषा है? संश्लेषणात्मक भाषा, है ना? ये प्रश्न आया हुआ है। संस्कृत भाषा कौन से वर्ग की भाषा है? सतम वर्ग की भाषा है। ये भी प्रश्न आपके यहाँ से पूछा गया है। तो क्या-क्या प्रश्न म प्रारंभिक स्तर पे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं और मेरी अग्रिम शुभकामनाएँ हैं, मन लगाकर पढ़िए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी हमारे पीडीएफ हैं, है ना? उनको अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपका विजयश्री संस्कृत अकेडमी के नाम से ही क्या नाम है हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर भी रेगुलर अपडेट वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है? आपका बस संयोग जो आप शेयर कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये संयोग ही हमारी प्रेरणा है। इसी संयोग से ही हम क्या करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इजाज़त चाहता हूँ, आपका भी समय महत्वपूर्ण है।
अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।